Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very warm welcome to this lecture on sentence correction. CSS 2018 में जो sentences correction के लिए गिवन थे उसको मैं डिस्कस करूँगा और साथ साथ रूल्स बताऊँगा कि किन रूल्स के बेस पर ये sentences गलत थे और किस रूल्स के बेस पे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं. सेंटेंस नंबर 1, दे ओनली वर्क व्हेन दे हैव नो मनी. इस सेंटेंस में ये जो ओनली यूज़ हुआ है ये एक एडवर्ब है. अब इस सेंटेंस का मतलब है ये ओनली मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, जो कि एक वर्ब है. एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी, और इसी तरह एडजेक्टिव इक्विवेलेंट को भी मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब इक्विवेलेंट को भी मॉडिफाई कर सकता है और वर्ब इक्विवेलेंट को भी मॉडिफाई कर सकता है. अब इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि जब उनके पास कोई मनी नहीं होता तो वो सिर्फ वर्क करते हैं, ओनली वर्क, जब उनके पास मनी नहीं होता. जबकि कहना ये चाहते हैं कि वो सिर्फ उस वक्त काम करते हैं जब इनके पास मनी नहीं होता, उस वक्त काम करते हैं. when they have no money, ये एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये टाइम बता रहा है और ये क्लॉज है. तो जब कोई क्लॉज टाइम बताए उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं. अब ये ओनली जो है असल में ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ओनली व्हेन दे हैव नो मनी, तो इसलिए ये इसके करीब, इसके नियर यूज़ होगा. ये करेक्ट पोजीशन होगा इस ओनली का. ये पोजीशन जो है इसमें ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इस क्लास को मॉडिफाई करें. अब सेंटेंस देखिए, दे वर्क ओनली व्हेन दे हैव नो मनी. उस वक्त काम करते हैं जब इनके पास कोई मनी नहीं होता. सेंटेंस नंबर 2, दे लेफ्ट द होटल हियर दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार. अब इस सेंटेंस में एक तो ये हियर यूज़ हुआ है. अब इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है ये पहली वाली क्लास को रेफ़र कर रहा है. तो इस तरह के इसमें हम रिलेटिव एडवर्ब वेयर यूज़ करते हैं, हियर नहीं आएगा. एक तो ये गलती है, यहाँ पर हम वेयर यूज़ करेंगे. रिलेटिव एडवर्ब है जो मेन क्लास में एक्शन को रेफ़र करता है, उसका प्लेस बताता है. दे हैड बीन स्टेइंग इन अ मोटर कार. अब ये इन अ मोटर कार एक मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है. मिसप्लेस मॉडिफायर हम उस मॉडिफायर को कहते हैं जो सेंटेंस में गलत पोजीशन पर यूज़ होता है. अब ये मॉडिफायर इन अ मोटर कार ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज़ है और प्रीपोजिशन फ्रेज़ में पिछले लेक्चर में बता चुका था कि या एडजेक्टिव फंक्शन पर या एडवर्ब, यहाँ पर ये एडवर्ब फंक्शन पर काम गया, मॉडिफाई कर रहा है स्टेइंग को. तो इसका मतलब है कि वो मोटर कार में स्टेइंग कर रहे थे. तो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट बन रहा है, एक इलॉजिकल कनेक्शन बन रहा है. तो ये जो मॉडिफायर है एक्चुअली ये इसने डिफ़ाइन करना है लेफ़्ट को. तो जब इसने लेफ़्ट को डिफ़ाइन करना है तो इसको हम लेफ़्ट के साथ यूज़ करेंगे. तो ये सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, इन अ मोटर कार, इन अ मोटर कार दे लेफ्ट द होटल वेयर they had been staying. करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा, इन अ मोटर कार दे लेफ्ट द होटल वेयर दे हैड बीन स्टेइंग. सेंटेंस नंबर 3, आई कैन नॉट बाय नो मीन्स अलाउ यू टू डू सो. कैन नॉट एक निगेशन कर रहा है, इसके साथ दोबारा नो यूज़ हुआ है तो ये डबल निगेशन, डबल नेगेटिव नहीं यूज़ करेंगे. इसकी जगह आएगा बाय any means. I cannot by any means allow you to do so. Sentence number 4, my friend said he never remembered having read a more enjoyable book. अब ये सेंटेंस दोबारा मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर से रिलेटेड है. नेवर एक मॉडिफायर है जो इस सेंटेंस में डिफाइन कर रहा है वो रिमेंबर को, जबकि एक्चुअली ये मॉडिफाई करना चाहिए, कर रहा है रेड को. वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसे याद नहीं कि उसने कभी, नेवर मीन्स कभी
एक मोर एंजॉयबल बुक पढ़ा हो। अब ये नेवर रेड को डिफाइन कर रहा है, हैविंग रेड को, लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में ये रिमेंबर के साथ यूज हुआ है कि उसको कभी रिमेंबर नहीं रहा। तो अब इसको करेक्ट करने का यही तरीका है कि नेवर को यहाँ से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, हैविंग नेवर रेड। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, माई फ्रेंड सेड ही रिमेंबर्ड हैविंग नेवर रेड अ मोर एंजॉयबल बुक। हैविंग और रेड के मिड में हम नेवर यूज़ करेंगे, और नेवर एक एडवर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में यूज़ कर पाते हैं। आई हैव नेवर विजिटेड इस्लामाबाद, तो हैव और विजिटेड के मिड में मैंने नेवर यूज़ किया, आई हैव नेवर बीन टू इस्लामाबाद। सेंटेंस नंबर 5, Going up the hill an old temple was seen। अगेन मॉडिफायर रिलेटेड मिस्टेक है। Going up the hill ये एक मॉडिफायर है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इस सेंटेंस में ये जो मॉडिफायर है, मॉडिफायर मीन्स या एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव, अगर वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब। इस सेंटेंस में ये मॉडिफाई कर रहा है एन ओल्ड टेम्पल को। गोइंग अप द हिल मॉडिफाई कर रहा है गोइंग अप एन ओल्ड टेम्पल को। इसका अटैचमेंट इसके साथ बन रहा है इस सेंटेंस में कि एन ओल्ड टेम्पल गोइंग अप द हिल, मतलब ये एक्शन परफॉर्म कर रहा था और उसी वक्त उसको देखा गया। तो एक इलॉजिकल कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि एन ओल्ड टेम्पल तो गोइंग अप द हिल ये एक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता। एक इलॉजिकल कनेक्शन बन रहा है, तो जब किसी मॉडिफायर का एक इलॉजिकल कनेक्शन बनता हो उसको हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। ये एक डेंगलिंग मॉडिफायर है, लॉजिकली नहीं कनेक्टेड बल्कि इलॉजिकली कनेक्टेड मॉडिफायर को हम कहते हैं डेंगलिंग मॉडिफायर। अब हम इसको सही कर सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ वो एंटिटी अटैच करेंगे जिसको ये मॉडिफाई कर सकता हो। तो ये किसी लिविंग थिंग को मॉडिफाई कर सकता है, तो इसको हम या तो ये करेंगे कि गोइंग अप द हिल वी सा एन ओल्ड टेम्पल। अब इसका में सेंस ये बनेगा कि हम गोइंग अप द हिल एक्शन परफॉर्म कर रहे थे और उसी वक्त हमने एक टेम्पल देखा। एक तो हम इस तरीके से इसको करेक्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये कि ये जो एक नॉन फाइनाइट क्लास है इसको हम फाइनाइट क्लास कर देंगे, तो फिर इस तरह होगा, वाइल वी वर गोइंग अप द हिल, वाइल वी वर गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन। दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं, या तो इसके साथ वो एंटिटी अटैच करती है जिसको ये मॉडिफाई कर सकता हो, या जो नॉन फाइनाइट क्लास है इसको हम फाइनाइट क्लास बना देते हैं। वाइल वी आर गोइंग अप द हिल एन ओल्ड टेम्पल वाज सीन। गोइंग अप द हिल वी, ही, शी, जो भी हो कोई लिविंग थिंग हम लगाए, वी सा एन ओल्ड टेम्पल। सेंटेंस नंबर 6, वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म सर्टन ट्रिक्स which had taught it to his satisfaction। अब ये सेंटेंस पे one day the bird did not perform certain tricks which, तो ये which एक relative pronoun है और इसके बाद ये रेफर कर रहा है ट्रिक्स को which। अब ये यहाँ पर हमें कोई थिंग रिक्वायर्ड है जिसने ये रहा होगा। सबसे पहले ये तो taught जो है ये गलत है, क्योंकि एट मीन्स कोई स्किल्स की बात कर रही है, सर्टन ट्रिक्स वगैरह की बात कर रही है। तो जब हम किसी स्किल्स वगैरह किसी चीज़ सिखाने के बाद इसके लिए थॉट यूज़ होगा, एक तो ये गलती हो गई। सेकंड ये है, अगर ये किसी बंदे को ही सिखाया गया है तो ये किसी पर्सन ने ही सिखाया होगा, तो हम ही भी यूज़ करेंगे, व्हिच ही हैड टॉट टू हिज सेटिस्फेक्शन। अगेन मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। अब ये टू हिज सेटिस्फेक्शन हम देखते हैं कि ये कहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं, इसकी करेक्ट प्लेसमेंट क्या है। सेंटेंस दोबारा देखते हैं, वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म सर्टन ट्रिक्स टू which he had taught it to his satisfaction।
अब ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये टू हैज़ सेटिस्फेक्शन मॉडिफाई कर रहा था थॉट को कि उसने एक जो ये सिखाया था ये उसने अपने फुल सेटिस्फेक्शन के साथ सिखाया था। सेकंड पॉइंट ये अगर हम ये इसके साथ परफॉर्म के साथ अटैच करते हैं तो फिर इसका मतलब बनेगा कि जो बर्ड है उसने सेटिस्फैक्टरीली परफॉर्मेंस नहीं शो की। तो एप्रोप्रिएट यही है कि हम ये जो है ये हम परफॉर्म के साथ अटैच करें टू हैज़ सेटिस्फेक्शन। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा, वन डे द बर्ड डिड नॉट परफॉर्म टू हिज सेटिस्फेक्शन। जिस बंदे ने उसको सिखाया था उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली उसने परफॉर्मेंस नहीं शो की। सर्टेन ट्रिक्स विच ही हैड टॉट इट। हम ये यहाँ पर भी कर सकते हैं कि उसने अपने सेटिस्फेक्शन के साथ उसको सिखाया। अदरवाइज़ हम ये यहाँ पर भी एप्रोप्रिएट यही है कि हम यहाँ पर लगाएं, क्योंकि यहाँ पर सेंस बनता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली नहीं उन्होंने परफॉर्म किया। और आगे आ रहा है कि ही उसने सिखाया था। तो इसका ये एक एडवांटेज होगा कि यहाँ पर हैज़ हम पहले यूज़ करेंगे, हैज़ सेटिस्फेक्शन पहले यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर जो हम ही यूज़ कर रहे हैं उसका कोई ना कोई एंटीसीडेंट अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर भी इसका सेंस बन सकता है कि उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के साथ उसको सिखाया था। सेंटेंस नंबर 7, I was rather impressed by the manner of the orator than by his matter। अब ये सेंटेंस में अगेन मॉडिफायर रिलेटेड मिस्टेक है। रादर एक मॉडिफायर है। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है I was somewhat been up to some extent। I was impressed up to some extent by the manner of the orator than by his मैटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये रादर को समवट की मीनिंग में लेते हैं जहाँ पर ये एक यूज़ हुआ है जो इसका एक्चुअल पोजीशन है इस सेंटेंस में, तो फिर मसला ये बनता है कि देन जो यूज़ हुआ है और देन रादर के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होता है। रादर और देन हम कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। रादर के बाद कोई लिंग्विस्टिक एंटिटी लगाते हैं, फिर देन के बाद कोई लिंग्विस्टिक एंटिटी लगाते हैं। तो जो एंटिटी हमने रादर के बाद लगाई वही एंटिटी हम देन के बाद भी लगाएंगे। मतलब अगर रादर के बाद नाउन लगाए देन के बाद नाउन लगाएंगे, रादर के बाद क्लास देन के बाद क्लास, रादर के बाद फ्रेज देन के बाद फ्रेज। तो अब यहाँ पर देन के बाद हमने यूज़ किया हुआ है बाय हिज मैटर, और उससे पहले हमारे पास एक और भी ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बाय से लेकर हिज मैटर तक एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इसी तरह यहाँ पर भी ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इट मीन्स प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो देन के बाद अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो हमें रादर के बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज चाहिए। तो इसलिए रादर को हम ये समवॉट की मीनिंग में नहीं लेंगे बल्कि रादर को हम इस पोजीशन पे यूज़ करेंगे। अब स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड हो गया है, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया, सेंटेंस होगा I was impressed rather by the manner of the orator than by his matter। अब देखिए ये रादर है, इसके बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ हुआ, ये देन है, इसके बाद भी प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, तो स्ट्रक्चर बैलेंस हो गया, पैरेलल स्ट्रक्चर। लास्ट सेंटेंस, व्हाट इन अ फुल वेदर। ये एक नॉन काउंटेबल नाउन है। नॉन काउंटेबल वो नाउन्स होते हैं जिसकी पहले हम नंबर नहीं लगा सकते, 1 वेदर 2 वेदर्स 3 वेदर्स हम नहीं कह सकते। तो जिन नाउन से पहले हम नंबर नहीं लगा सकते उस नाउन से पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल भी वन की सेंस में ही यूज़ होता है। जब नंबर नहीं लगा सकते इंडेफिनिट आर्टिकल भी नहीं, डेफिनेट आर्टिकल लगा सकते हैं लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगा सकते। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह होगा, व्हाट अ फुल वेदर।